गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी 2 मिनट वेट कर लेते हैं ना, लिंक अभी डालिए तो थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों को आने में। बच्चों 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं ना, 9:05 तक, और लोगों को ज्वाइन कर लेने देते हैं।
ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों आवाज आ रही है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों को, मैंने कल भी जैसे ये बोला था कि हम लोगों को मोशन के बारे में पढ़ना है। तो मोशन को हम लोग ऐसे 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक रहता है ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, और एक तीसरा टाइप होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, तो हमने ये पहले ही पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया। अब हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में बस अभी देखो हमने एक चीज नहीं पढ़ी हुई है। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में एक मोमेंटम करके टर्म आया था, याद है सबको, m/v। ट्रांसलेशनल मोशन में हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। बच्चों नींद से जगो और जल्दी जल्दी हाँ या ना कुछ बताते रहो। तो वैसे रोटेशनल मोशन में भी हम एक टर्म पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम। ये वाला टर्म अभी हमारा पढ़ने को रह गया, ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। फिर मोमेंटम में एक हमने टर्म पढ़ा था, इम्पल्स। वैसे यहाँ पे भी एक टर्म हम लोग पढ़ेंगे, एंगुलर इम्पल्स। तो अभी ये 2 टर्म हमारे रोटेशनल चैप्टर के अभी रह गए पढ़ने को, रोटेशनल मोशन। लेकिन ये हम लोग थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे। उसके पहले आप थोड़ा हम लोग ये देखेंगे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन क्या होता है ना। ये वाला टर्म जो देखने का है, ये हम चैप्टर के एंड में देखेंगे। तो हम लोग अब आज स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन। उससे पहले एक ट्रांसलेश केवल रोटेशनल मोशन पे प्रॉब्लम कर लो पहले। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एक करो बच्चों। एक ब्लॉक हमने टेबल पे रखा है, टेबल स्मूथ है। फिर हमने उसको स्ट्रिंग के थ्रू एक पुली के ऊपर से पास कराया है, और फिर एक ब्लॉक से कनेक्ट किया है। पुली यहाँ पर हिंज है सेंटर पे, और रफ है पुली ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, रेडियस दिया है। तो अब जब आप इसको छोड़ोगे सिस्टम को, तो यहाँ पे ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है क्या होगा। क्वेश्चन सबको क्लियर होगा ना बच्चों? हाँ निकेत, वेरी गुड। अनिकेत ने बता दिया है। डायरेक्ट मैसेज मत कर अनिकेत भाई, पब्लिक वाला ही रख। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ।
सबको लगभग आता ही होगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। करण, थोड़ा सा तूने शायद लिखने में मिस्टेक किया है, क्या है ये? देखो इसमें क्या होगा, नीचे को इसका वेट एक्ट कर रहा होगा m1g ना, तो इसके वजह से क्या होगा, ये नीचे जाना चाहेगा विद सम एक्सेलरेशन ए। स्ट्रिंग में टेंशन टी आएगा। अब ये टेंशन टी क्या पूरे स्ट्रिंग में हर जगह सेम होगा? क्या इधर वाले स्ट्रिंग और इधर वाले स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा बच्चों? नहीं होगा, क्योंकि जब भी पुली रफ होती है, दोनों साइड में टेंशन सेम होने की क्या कंडीशन होती है? एक पुली के दोनों साइड में टेंशन सेम चाहिए, इसके लिए क्या कंडीशन है? वो मासलेस होना चाहिए या फ्रिक्शनलेस होना चाहिए? मासलेस या फ्रिक्शनलेस? नहीं 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 नहीं, फ्रिक्शनलेस केवल ना। देखो मैंने दो चीज बताई थी पुली में अगर वो फ्रिक्शनलेस हुआ, फ्रिक्शनलेस हुआ अगर वो, तो दोनों साइड का टेंशन सेम होगा। और अगर मासलेस हुआ तो वहां पर उस पर नेट फोर्स जीरो होगा पुली पर। अगर कोई बॉडी में मास नहीं होता है तो उसकी वजह से केवल क्या बोल सकते हो कि फोर्स जीरो है। दोनों साइड में टेंशन सेम तभी होगा जब वहां फ्रिक्शन नहीं होगा। समझ लो ना, स्ट्रिंग जाके इस पे चिपकेगी नहीं तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वहां पे स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। अगर वो आके फ्रिक्शन की वजह से उससे चिपक गई है, तो अब इस पार्ट को अलग मानोगे, इस पार्ट को अलग मानोगे ना, दो स्ट्रिंग मानोगे और अलग अलग टेंशन लेके सॉल्व करोगे। समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्रिक्शन लेस हुआ तो सेम, और मासलेस हुआ तो पुली पे फिर आप बोल सकते हो नेट फोर्स जीरो। तो अगर हमने बोला कि भाई इस साइड में टेंशन T1 है, तो ये T1 इधर वाली स्ट्रिंग में लग रहा होगा और इधर अलग स्ट्रिंग मानोगे, और इधर टेंशन T2 लग रहा होगा। ठीक है। अब अगर ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो इसको भी क्या होना पड़ेगा फिर? क्या ये रुका रहेगा यहीं पर? ये भी चलेगा, और कितने एक्सेलरेशन से चलेगा? सेम एक्सेलरेशन ए से ना, तो आप बोल सकते हो कि ये भी ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। और ये पुली क्या अपनी जगह रुकी रहेगी? ये यहाँ सेंटर पे हिंज है ना, पुली का क्या हो रहा होगा? पुली अपनी जगह बच्चों क्या कर रही होगी? रोटेट कर रही होगी ना, पुली ऐसे रोटेट करेगी कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से ना। अब देखो अगर हमारा पुली देखो यहाँ पर अल्फा से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो किस एक्सेलरेशन से इधर को जा रहा होगा? ये रेडियस हमारा आर दिया है ना, आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा से ना। सेम वे में यहाँ वाला पॉइंट भी देखोगे, जो भी टेंजेंट पे पॉइंट होंगे सब किस एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे? आर अल्फा। समझ रहे हो? तो मतलब जो यहाँ पे स्ट्रिंग होगी, ऐसे जो स्ट्रिंग गई हुई है उसके सारे पॉइंट इधर को कितने एक्सेलरेशन से फिर चलेंगे? सारे पॉइंट इधर को ए इक्वल टू आर अल्फा एक्सेलरेशन चल रहे होंगे ना, इधर वाले ऐसे ही इक्वल टू आर अल्फा से चल रहे होंगे। सबको समझ आ रहा है बच्चों? मतलब हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक के एक्सेलरेशन ना, इधर हमारा ब्लॉक होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वेट कर देंगे। हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए इक्वल टू होगा आर अल्फा। ठीक है। फिर हमारे पास देखो अननोन कितने इस बार अभी?
T1 T2 A अल्फा, 4 अननोन है ना? इसके अलावा और कोई अननोन है बच्चों? इसके अलावा और कोई अननोन है? नहीं है। तो हमें कितनी इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी? अगर हमारे पास 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन। एक तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, 3 और कौन कौन से लिखेंगे? तीन देखो और कौन कौन से लिखने हैं? 2 ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो ट्रांसलेट कर रहे हैं उनके लिए ट्रांसलेशनल इक्वेशन, मतलब F इक्वल टू ma। और ये पुली अपनी जगह रोटेट कर रहा है तो उसके लिए रोटेशनल वाली इक्वेशन, मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो हो जाएंगी ना 3 इक्वेशन, एक इस ब्लॉक की, एक इस ब्लॉक की, और एक इस पुली की। समझो बच्चों, 3 लोग हैं और तीनों अपने अपने मोशन कर रहे हैं, 2 ब्लॉक की और एक पुली की। वेरी गुड। तो हम लिख देंगे, पहले हम लोग इस M1 की लिखते हैं। M1 की क्या लिखेंगे? M1 पे देखो, नीचे को M1G लग रहा है, ऊपर को T1 लग रहा है, और ये नीचे को A से जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू A। सही बात है ना बच्चों? M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू A। दूसरी इस ब्लॉक की इक्वेशन लिख दो। इस पे हॉरिजॉन्टल में केवल कौन सा फोर्स है? T2 है ना? इसका जो वेट होगा वो तो नॉर्मल से बैलेंस होगा ना, वर्टिकल में तो फोर्सेस बैलेंस है, हॉरिजॉन्टल में केवल T2 लग रहा है। तो T2 इक्वल टू M2 इंटू A। लिख दो T2 इक्वल टू M2 इंटू A। सही है। अब पुली के लिए इक्वेशन लिखो। पुली के लिए देखो इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये हम पुली बना लेते हैं। पुली पे देखो, इधर को एक टेंशन लग रहा है और एक इधर को लग रहा है टेंशन, एक यहाँ पे लग रहा है। ये T1 लग रहा है, इधर को T2 लग रहा है। देख रहे हो ना आप यहाँ पर? ये इधर को T1 और इधर को T2। पुली अपनी जगह हिंज है ना आदित्य, पुली अपनी जगह हिंज है। और पुली देखो अब ऐसे घूम रही है। समझो बच्चों, पुली ऐसे घूम रही है ना। होगा यार, T2 का टॉर्क बड़ा होगा। देख रहे हो ना, T1 का टॉर्क कितना आ जाएगा? T1 का टॉर्क, T1 का टॉर्क, T2 का टॉर्क इक्वल टू नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये थर्ड इक्वेशन ये थी, ये फोर्थ है। ठीक है बच्चों। अब देखो आप क्या करो, यहां से आर को कॉमन कर लो, इस साइड से आर को कॉमन कर लो, और इधर अल्फा की जगह क्या लिख सकते हो? ऊपर वाली इक्वेशन से अल्फा की जगह ए बाई आर ना। तो ये कितना आ जाएगा? T1 माइनस T2 इक्वल टू आई, आर इधर आया और अल्फा की जगह ए बाई आर लिखा, तो नीचे आई ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। इक्वेशन ये फिफ्थ लिख रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में इक्वेशन 4 ही है ना। उसी से एक इक्वेशन बनाने को नई इक्वेशन नहीं बोलोगे। 4 इक्वेशन आपने लिखी हैं, उनके कैलकुलेशन से नई इक्वेशन आएगी, वो नया कुछ नहीं है, मैं सॉल्विंग के हिसाब से लिख दिया नई इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं तो T1 T2 कट जाएगा। समझो बच्चों, इक्वेशन सेकेंड, थर्ड
को ऐड कर दो ना, तो ऐड करोगे तो T1 T2 कट जाएगा, इधर बचेगा M1G इक्वल टू, इधर A कॉमन हो जाएगा, तो इससे A की वैल्यू आ गई। तो ऐसे करके आप A निकाल सकते हो ना। ये देख लो, ये जो एक्सीलरेशन आया इसको आप सीधे भी लिख सकते थे, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। और जब पुली भी आ रही है, रोटेट कर रही है, तो सिस्टम के मास में पुली का मास ऐड करना है, लेकिन पुली का मास मास नहीं लेना है। पुली के मास की जगह कितना लेना है, I/R²। तो समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ए अगर आ गया तो आप स्पीड वगैरह भी चाहो तो निकाल सकते हो कि एच हाइट गिरने के बाद स्पीड बताओ। तो ए अगर आपको पता है, तो एच डिस्प्लेसमेंट के बाद की स्पीड चाहिए, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as में डाल दो। समझ रहे हो? लास्ट टाइम हमने डाउट में इसको एनर्जी से बताया था। स्पीड निकालना है तो एनर्जी वाला ही मेथड बेटर है, बट चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, सबको यहाँ तक समझ आया? नोट करना है अभी इसको। स्टार्टिंग से लिखना है, स्टार्टिंग यही हुई है देखो। स्टार्टिंग में तो ये कल वाला पार्ट बताया था कि अभी पढ़ना क्या है, तो ये हमें शुरू करना था, लेकिन पहले मैंने एक रोटेशनल पे क्वेश्चन कराया है, तो यहाँ से नोट कर लो। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, ये नोट कर लो यहाँ से। ये क्या आ गया? आप अपने स्क्रीन पे जूम आउट जूम इन भी कर सकते हो ना, मैंने छोटा किया हुआ है, आप अपने हिसाब से स्क्रीन पे कर लो जूम आउट। हो गया बच्चों?
ठीक है, फिर अब हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन। एक देखो बच्चों, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को, नॉर्मली मान लो ये पेन है, अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं तो ये क्या होगा, केवल क्या ऐसे जाएगा, केवल ऐसे जाएगा या आगे जाते हुए रोटेट भी करेगा? नॉर्मली अगर मैं इसे फेंकूं, अगर मैंने एक पेन को ऐसे फेंका तो क्या होगा, वो आगे जाएगा, साथ में ऐसे रोटेट भी करेगा ना, वो आगे जा रहा होगा और ऐसे रोटेट करता जा रहा होगा। समझो बच्चों, तो कहीं पे भी नॉर्मली आपको एक पेन को टेबल पे रख दो और एक साइड में हिट करो, पेन को ऐसे टेबल पे रखो और एक साइड में ऐसे हिट करो, तो देखो क्या होगा, पेन आगे जाएगा और रोटेट भी करेगा। तो आप देख रहे हो ज्यादातर केसेस में जो रिजिड बॉडी है, जैसे रिजिड बॉडी है ना, तो एक रिजिड बॉडी ज्यादातर केसेस में क्या करती है, वो दोनों टाइप के मोशन करती है, ट्रांसलेट भी होती है और रोटेट भी होती है कि नहीं बच्चों? केवल ट्रांसलेट या केवल रोटेट भी हो सकती है, बट मोस्टली अगर आप देखो तो वो दोनों ही होती है। तो इसलिए हम इस मोशन को बोलते हैं जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है, जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ना। इस मोशन को आप जनरल मोशन बोलोगे। कोई भी रिजिड बॉडी जनरली इसी टाइप से मूव करती है, ट्रांसलेट भी होती है और रोटेट भी होती है। ठीक है बच्चों, ना, कोई भी आपने मान लो बॉडी ली, वो आगे को जा रही है और साथ में रोटेट भी कर रही है। अब एक चीज देखो बच्चों, ध्यान रखना, जब भी आप बॉडी को कहीं पर हिंज नहीं करो, जैसे एक तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ से एक रॉड डाल दूं, पेन में यहाँ पे एक रॉड डाल दूं, उसके बाद वो रोटेट कर सकती है, ऐसे रॉड डाला और इसको घुमा दूं, फिर रॉड को आगे लेके जाओ। एक तो ऐसा हो सकता है, और एक हो सकता है कि भाई बस मैंने इसको फेंक दिया तो ये खुद से रोटेट करते हुए आगे जा रही है। दोनों ही जनरल मोशन है ना, ट्रांसलेट हो रही है और साथ में रोटेट हो रही है। तो ऐसे दो टाइप से बॉडी आगे जा सकती है। एक तो आपने फेंक दिया बस एक बार खुद से। बच्चों एक चीज और है, ये आज की क्लास एक्चुअल में मैंने अपने पर्सनल उससे की हुई है, तो ये वाला थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन है इसमें। तो अगर ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप फिर से ज्वाइन कर लेना ना, मैं न्यू मीटिंग स्टार्ट करूंगा, मैं लिंक फिर से शेयर कर ही दूंगा ना, पता नहीं वो लिंक सेम होगी या नहीं, तो मैं फिर से लिंक शेयर कर दूंगा, आप फिर से ज्वाइन कर लेना ना, क्योंकि अब टाइम दिखाने लग गया है, 9 मिनट कुछ सेकेंड है इस मीटिंग को, तो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है बच्चों, मैं लिंक फिर से व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। तो देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा था, एक तो आप जब कोई भी बॉडी को ट्रांसलेट प्लस रोटेट करा रहे हो तो वहां दो टाइप से हो सकता है। एक बार आपने इसको पेन को स्पीड देके फेंक के छोड़ दिया तो वहां पे क्या हो रहा है, ये जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। एक आपने यहाँ पे एक एक्सिस डाला और एक्सिस को आगे मूव करा रहे हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो
जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, हमेशा जब आप केवल एक बार उसको फेंक दिया आपने, एक बार फोर्स लगाया और चला दिया, तो वहां जनरली क्या होगा, जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करेगा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करेगा और सेंटर ऑफ मास के बॉडी पूरी घूमती है। समझो बच्चों, अगर आपने फोर्सफुली कहीं पे हिंज नहीं किया है, कहीं रॉड डाल के ऐसे उसको फिक्स नहीं किया है, केवल आपने बॉडी को ऐसे फेंक दिया, तो वो कैसा मोशन करेगी, उसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा होगा और उसके अबाउट पूरी बॉडी घूम रही होगी। समझ पा रहे हो बच्चों? आप जैसे पेन को देखो, पेन को आप टेबल पे रखो और एक एंड पे हिट करो, तो देखो क्या होगा, पेन का मिड पॉइंट आगे जाएगा और मिड पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी घूमेगी। आप ऐसा करके देख सकते हो ना। उसका रीजन मैं अभी आगे समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मिड सेंटर ऑफ मास ही ट्रांसलेट कर रहा है, बाकी बॉडी उसके अबाउट घूम रही है। समझो बच्चों, तो नॉर्मली ऐसे होता है ना। तो अब देखो, जहां पे भी ऐसा कुछ जनरल मोशन हो रहा है ना, बॉडी सेंटर ऑफ मास, बॉडी का सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी ऐसे घूम रही है। कोई भी देखो जनरल मोशन को आप उसको ऐसे सोच सकते हो, कोई भी जनरल मोशन को आप ऐसे सोच सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ, एक मिनट बच्चों ना, थोड़ा हैंग हो रहा है मेरा ये। अरे यार, ये क्या दिक्कत शुरू। देखो, कोई भी जनरल मोशन को आप दो मोशन का कॉम्बिनेशन सोच सकते हो। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, जिसमें आप मानोगे कि बॉडी का हर पॉइंट आगे को बस ट्रांसलेट कर रहा है, हर पॉइंट आगे को केवल ट्रांसलेट कर रहा है, कितनी स्पीड से, जितनी स्पीड से आपका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा था। हाँ यार क्रिस, ये एक्चुअली आज चार्ज करना रह गया, चार्जिंग को लगा के पढ़ाओ तो इसमें बहुत दिक्कतें आती है। और साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये पूरी बॉडी घूम रही है, रोटेशनल मोशन। क्रिस ने आज एकदम सही टाइम पे जोक मार दिया। तो ये बच्चों समझो, कोई भी जनरल मोशन को, कोई भी जनरल मोशन को आप हमेशा कैसे सोचोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, जब आप ट्रांसलेशनल मोशन सोचोगे तो उस टाइम पे आपको रोटेशनल मोशन सोचने की जरूरत नहीं है, और जब रोटेशनल मोशन सोचोगे तो ट्रांसलेशनल मोशन सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेते हैं, यही हमारे पूरे ये जनरल मोशन का मेन पॉइंट है ना, कि कभी भी जनरल मोशन को आपको सोचना है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एक साथ दोनों हो रहे हैं तो क्या करें। आपको आराम आराम से एक एक करके सोचना है। आप ट्रांसलेशनल को अलग सोच लो, रोटेशनल को अलग सोच लो, फिर कंबाइन करके रिजल्ट बता दो। अभी कंबाइन करके रिजल्ट बताने का क्या मतलब है वो हम लोग समझते हैं। पहले तो ये पॉइंट नोट कर लो, एनी जनरल मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज combination of translational and rotational motion।
अगर आपने बॉडी को कहीं हिंज नहीं किया है, फ्री टू मूव है, और फिर उसको जनरल मोशन करा रहे हो, तो हमेशा बॉडी किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है बच्चों? सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना। तो ये पॉइंट भी नोट कर लूं कि इफ बॉडी इज फ्री टू मूव, then COM will translate and body will rotate about COM। ठीक है बच्चों। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, कि जब हम जनरल मोशन सॉल्व कर रहे होंगे तो ट्रांसलेशनल जब हम सोचेंगे तो रोटेशनल नहीं सोचेंगे, जब रोटेशनल सोचेंगे तो ट्रांसलेशनल नहीं। समझो? और फिर दोनों का रिजल्ट कंबाइन करेंगे। जनरल मोशन कैन बी ये एक्चुअल में इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसी के नीचे लिख रहा हूं बच्चों ना कि जनरल मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का। फिर इसी में हम लिख लेते हैं कि जब हम ट्रांसलेशनल सोच रहे होंगे तो रोटेशनल नहीं सोचोगे, जब रोटेशनल सोच रहे होगे तो ट्रांसलेशनल नहीं सोचोगे। और सेम में जब रोटेशनल के बारे में सोच रहे होगे तो ट्रांसलेशनल के बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? ये नोट करना होगा, नोट करो इसको।